यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किला है, जिसे भारत के सबसे अभेद्य किलों में से एक माना जाता है। इस स्थान का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण द्वारा शापित होने के बाद अश्वत्थामा यहीं भटकता है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में एक स्थानीय सरदार आसा अहीर ने इस किले का निर्माण करवाया था। बाद में इसे फारूकी वंश के नासिर खान ने जीत लिया और फारूकी राजाओं ने लगभग 200 वर्षों तक इस पर अपना कब्जा बनाए रखा। जनवरी 1601 में मुगल सम्राट अकबर ने 10.5 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद इस किले पर कब्जा कर लिया, जो उनका अंतिम युद्ध अभियान था। घेराबंदी के दौरान अकबर द्वारा भेजे गए 2 सेनानायक किले का निरीक्षण करके लौटे। उन्होंने बताया कि उन्होंने दुनिया में ऐसा अभेद्य किला कहीं नहीं देखा। चाहे सेना कितनी ही लंबी घेराबंदी कर ले, सम्राट के सौभाग्य के अलावा कुछ भी इस किले को जीत नहीं सकता। आखिरकार अकबर को किले पर कब्जा करने के लिए छल का सहारा लेना पड़ा। चलिए अब इस किले की सैर करते हैं, साथ ही चर्चा करते हैं कि अकबर ने किस धोखे से इस पर विजय प्राप्त की। किले के अंदर हम देखेंगे महादेव मंदिर, जहां स्थानीय लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा शिव जी की पूजा करते हैं। शाहजहां द्वारा बनवाई गई मस्जिद, फांसी घर, विशाल पानी की टंकियां जिनमें मामा भांजा की टंकियां भी शामिल हैं, और ब्रिटिशकालीन जर्जर इमारतें जैसे बैरक, जेल, अस्पताल, स्टोव, चर्च और कब्रिस्तान। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है, जो इंदौर से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। ये किला सतपुड़ा पहाड़ियों की एक चोटी पर बनाया गया है, जो नीचे के मैदानों से 900 फीट की ऊंचाई पर है। 60 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये किला चारों तरफ से 80 से 120 फीट ऊंची चट्टानों से सुरक्षित है। इस प्राकृतिक सुरक्षा को 3 परतों वाले किलेबंदी और पश्चिमी छोर पर एक विशाल गढ़ द्वारा और भी मजबूत बनाया गया था। ऊपर विशाल जलाशय और तालाब थे, जो किसी भी घेराबंदी के दौरान टिके रहने के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करते थे। 1599 में 58 वर्ष की आयु में अकबर ने दक्षिण भारत की ओर एक अभियान का नेतृत्व करने का फैसला किया। उनका लक्ष्य अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की दक्कन सल्तनतों को अपने अधीन करना था। उनके बेटे दानियाल ने पहले ही अहमदनगर के खिलाफ युद्ध जीत लिया था। अकबर बुरहानपुर की ओर बढ़ रहे थे, जिसे दक्कन का द्वार कहा जाता था। इस क्षेत्र पर फारूकी राजवंश का शासन था, जिसे खानदेश के नाम से जाना जाता था। ये राजवंश पहले से ही मुगल साम्राज्य के अधीन था। अकबर को उम्मीद थी कि खानदेश के शासक दक्कन सल्तनतों के खिलाफ अभियान में उनका साथ देंगे, लेकिन वर्तमान फारूकी शासक बहादुर शाह मुगलों के प्रति उदासीन बर्ताव कर रहे थे। जब अकबर के बेटे मुराद की मृत्यु हुई थी, बहादुर शाह ने अकबर बादशाह को शोक संदेश भेजने में चूक की थी। साथ ही उन्होंने अहमदनगर में दानियाल की विजय पर उन्हें बधाई संदेश और उपहार भेजने में भी असफल रहे। बहादुर शाह के पास मुगलों से नाराज होने के अपने कारण थे। 3 साल पहले उनके पिता राजा अली खान मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे। राजा अली खान मुगलों के जागीरदार बन गए थे और इसलिए उन्हें अक्सर मुगलों द्वारा अन्य पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध के लिए बुलाया जाता था। 1597 में उन्हें अहमदनगर की चांद बीबी के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया गया था। वे युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गए और उनका शरीर युद्ध के मैदान में कहीं अन्य शवों के नीचे दब गया। राजा अली खान को ढूंढने में असमर्थ मुगलों ने फैसला किया कि उन्होंने धोखा दिया है और अहमदनगर का साथ दे दिया है। उन्होंने उनके शिविर को लूट लिया, उनके सैनिकों का अपमान किया और उनकी संपत्ति हड़प ली। जब राजा अली खान का शरीर मिला तो मुगलों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजा के ध्वजों को वापस कर दिया और उन्हें बुरहानपुर में सम्मानजनक अंतिम संस्कार दिया। इस घटना के बाद उनके बेटे बहादुर शाह, जो अगले शासक बने, मुगलों के साथ मित्रता नहीं रखते थे और उनके लिए लड़ने की संभावना से खींचे हुए थे। बादशाह बहादुर शाह जाहिर तौर पर असीरगढ़ किले में छिप गए थे और दानियाल से मिलने से इनकार कर रहे थे। दानियाल को बहादुर शाह से मिले अनादर के बाद उन्होंने खानदेश को जीतने का फैसला किया और यह बात अपने पिता अकबर को बताई, जो अब उज्जैन पहुंच चुके थे। दानियाल ने अकबर को सुझाव दिया था कि वे तुरंत असीरगढ़ पर हमला करेंगे, लेकिन अकबर ने उन्हें तब तक इंतजार करने के लिए कहा था जब तक वे उज्जैन से बुरहानपुर नहीं पहुंच जाते।
सबसे पहले मुगलों ने मध्यस्थता की कोशिश की और बहादुर शाह को आत्मसमर्पण करने और क्षमा प्राप्त करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहा। अकबर मार्च 1600 में बुरहानपुर पहुंचे और राजधानी और उसके किले को आसानी से जीत लिया। अब सिर्फ असीरगढ़ का किला बचा था, जहां बहादुर शाह ने अपने 7 राजकुमारों, अपने परिवार और लगभग 70,000 सैनिकों को पर्याप्त भोजन और अनाज के भंडार के साथ जमा कर रखा था। अप्रैल 1600 में अकबर असीरगढ़ किले के नीचे पहुंचे और मुगलों ने रात दिन भारी गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन फारूकी सैनिकों ने इसे बिना ज्यादा नुकसान के झेल लिया। मई में बहादुर शाह ने अपनी मां और एक बेटे को 60 हाथियों के उपहार के साथ अकबर के पास भेजा और बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया। उनका शर्त था कि वो राजा बना रहेगा, लेकिन मुगलों के अधीन रहेगा। लेकिन अकबर ने इनकार करते हुए कहा कि आत्मसमर्पण की शर्त ये होगी कि बहादुर शाह अपना राज्य खो देंगे। बहादुर शाह इससे सहमत नहीं हुए। जून में मुगल असीरगढ़ किले की चौकी मलेरगढ़ को जीतने में सफल रहे। यहाँ से उन्होंने लगातार गोलाबारी की, लेकिन बहादुर शाह ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्हें लगता था कि अगर वो काफी देर तक टिके रहे तो अकबर को पीछे हटकर आगरा वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अकबर को अपने बेटे जहांगीर से परेशानी हो रही थी। आगरा में अकबर की अनुपस्थिति में उसके बेटे जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था और खुद को बादशाह घोषित कर दिया था। उसने आगरा के खजाने को लूटने और कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा था। अकबर ने आगरा में अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे किले के दरवाजे बंद रखें और जहांगीर से शहर की रक्षा करें। अकबर जल्द से जल्द असीरगढ़ के कब्जे को खत्म करने की जल्दी में था। लगभग उसी समय अकबर के बेटे दानियाल और उनके सेनापति अबुल फजल, जो अहमदनगर पर हमला कर रहे थे, अहमदनगर को जीतने में सफल रहे। अहमदनगर में मुगलों की जीत का समाचार असीरगढ़ किले में फारूकियों तक पहुंचा। इससे बहादुर शाह का हौसला कम हुआ और वह भी बातचीत करना चाहता था। इसलिए अगस्त 1600 में दोनों पक्ष बातचीत और समझौते के लिए सहमत हुए। इतिहास में असीरगढ़ के मुगलों के हाथों में जाने के पीछे 2 अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी अकबर के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखी गई थी। उनके अनुसार घेराबंदी के दौरान किले के अंदर एक भयानक बीमारी फैल गई थी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि इससे लोग और जानवर दोनों ही मर रहे थे। इस निराशाजनक स्थिति के चलते ही अगस्त 1600 में बहादुर शाह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद उन्हें ग्वालियर के किले की जेल में भेज दिया गया। दूसरी कहानी का वर्णन पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने किया है, जो उस युद्ध के दौरान अकबर के साथ मौजूद थे। इनमें से एक जेसुइट ईसाई जेरोम जेवियर, जो अकबर के साथ था, के पत्रों के अनुसार बहादुर शाह का आत्मसमर्पण धोखे से करवाया गया था। इन पत्रों में किसी महामारी का जिक्र नहीं है, बल्कि इस धोखे का पूरा विवरण दिया गया है। उनके अनुसार अगस्त के अंत में जब दोनों पक्षों ने समझौता करने का फैसला किया, तो अकबर ने राजा बहादुर को शर्तों पर बातचीत के लिए अकेले आने का निमंत्रण दिया। अकबर ने अपनी शाही प्रतिष्ठा पर कसम खाई कि बहादुर शाह को बातचीत के बाद सुरक्षित वापस जाने दिया जाएगा। विश्वास दिलाने के बाद बहादुर शाह अकबर के शिविर में आए और उन्हें सम्मान देने के लिए 3 बार सलाम किया। लेकिन चीजें जैसी सोची गई थी वैसी नहीं हुई। मुगल अधिकारियों में से एक व्यक्ति अचानक बहादुर शाह के पास पहुंचा और उन्हें सिर से पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें बादशाह को सजदा करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें जमीन पर लेटकर माथे से धरती को छूना होता है। ये सब कुछ होते हुए अकबर खामोश रहे। बाद में उन्होंने बहादुर शाह से किले के किलेदार को आत्मसमर्पण करने के लिए पत्र लिखने को कहा। बहादुर शाह अपनी राजगद्दी खोने की शर्त पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा। उन्होंने वापस जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें जबरन बंदी बना लिया गया। ये खबर मिलने पर किलेदार ने अपने बेटे मुकर्रब खान को अकबर के इस विश्वासघात का विरोध करने के लिए भेजा। शिविर में पहुंचने पर अकबर ने मुकर्रब खान से पूछा कि क्या किले की रक्षा करने वाले उनके पिता आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है। मुकर्रब खान ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि उनके पिता उस तरह के व्यक्ति नहीं है जो हार मानते हैं या बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजा बहादुर शाह वापस नहीं लौटे तो उनके उत्तराधिकारी कार्यभार संभाल लेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये गुस्से वाला जवाब सुनकर अकबर ने मुकर्रब खान को मारने का आदेश दिया। मुकर्रब खान को खंजर से वार किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। किलेदार को अपने बेटे की मौत की खबर मिली और उन्होंने किले के लोगों को आदेश दिया कि वे इस विश्वासघाती राजा के सामने कभी आत्मसमर्पण न करें, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि किले के लोगों ने हार नहीं मानी और अगस्त 1600 से जनवरी 1601 तक किले पर अपना कब्जा बनाए रखा।
आखिरकार अकबर को किले के अधिकारियों को भारी रिश्वत देनी पड़ी और अंतिम आत्मसमर्पण 17 जनवरी 1601 को हुआ। जब असीरगढ़ के दरवाजे खोले गए तो लगभग एक पूरे शहर के बराबर एक विशाल जनसंख्या नीचे उतर रही थी। उन्हें नीचे लाने में ही एक सप्ताह लग गया। जब मुगल किले के अंदर गए तो उन्होंने पाया कि वहां बरसों चलने के लिए पर्याप्त पानी, भोजन, राशन और गोला बारूद का सामान मौजूद था। उन्हें वहां से 1300 बंदूकें और भारी मात्रा में बारूद का भी जखीरा मिला। जीत का प्रतीक एक शिलालेख आज भी किले के प्रवेश द्वार पर स्थापित है। दक्षिण भारत में जीते गए 3 नए सूबों खानदेश, अहमदनगर और बेरार के लिए दानियाल को कमांडर बनाया गया। अकबर ने दानियाल को सम्मानित करने के लिए खानदेश का नाम बदलकर दानदेश कर दिया। उन्होंने दानियाल को मालवा और गुजरात को भी शासन करने के लिए दिया। इसके बाद अकबर आगरा लौट आए और यह उनका अंतिम युद्ध था। ये किला 150 वर्षों तक मुगलों के पास रहा। 1623 में जब शाहजहां अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह में थे तो उन्होंने यही शरण ली थी। शाहजहां के शासनकाल में यहाँ एक विशाल मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था। (1720) में मालवा के गवर्नर निजाम उल मुल्क ने किले पर कब्जा कर लिया। 1760 में किला बाजीराव पेशवा के हाथों में आया और 1768 में यह महाराजा माधवराव सिंधिया के अधीन हो गया। 1803 में अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया से किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक शांति संधि के बाद इसे वापस सिंधिया को दे दिया गया। अंग्रेजों ने 1819 में फिर से किले पर कब्जा कर लिया। तब से यह अंग्रेजों के हाथों में ही रहा। अंग्रेजों के जाने के बाद ये किला वीरान पड़ गया। आशा है आपको असीरगढ़ किले का ये भ्रमण पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपको ऐतिहासिक स्थलों के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।